नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अनुराग केवानी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ अब तक की सबसे डरावनी और रूह को कँपा देने वाली कहानी। जिसने मुझे यह कहानी भेजी है उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। उन्होंने कहा है कि मैं उनकी जगह का नाम बता सकता हूँ। मैं आप सभी को बता दूं कि वह उत्तर प्रदेश जिला गाज़ियाबाद में अर्थला में रहते हैं और वह पेशे से मौलवी हैं, या यूं कहें कि जो झाड़ फूंक करने वाले बाबा होते हैं वह वही हैं। मैं आप सभी को बता दूं, अर्थला के पास से ही हिंडन नदी गुजरती है और हिंडन नदी पर ही शमशान घाट है। रात के वक्त वहाँ कोई भी नहीं जाता और जो यह हिंडन जगह है वहाँ सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही रहते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अब मैं आप सभी को कहानी मौलवी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरी उम्र अभी 72 साल है और जो आज की घटना मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ यह तब की है जब मैं 60 साल का था। लगभग 12 साल पुरानी बात है। अर्थला में मेरा एक मंजिल का मकान है। मेरे परिवार में मेरा एक लड़का, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की था। मेरी जो पोती थी उसकी उम्र उस वक्त लगभग 16 से 17 साल थी और जो मेरा पोता था उसकी उम्र 11 साल थी। फिलहाल अब मेरी पोती की शादी हो चुकी है, वह अपने ससुराल में अच्छे से रह रही है। आज की जो घटना है वह मेरे पोते की है। मुझे आप सभी को अपने पोते की यह दर्दनाक घटना बताते हुए बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है। दोस्तों, उस 11 साल के बच्चे का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है और उसके परिवार वाले। जैसा कि आप सभी को कहानी के शुरू में ही अनुराग जी ने बता दिया कि मैं एक मौलवी हूँ। मैं लोगों की मदद करता हूँ, भूत प्रेतों से उन्हें छुटकारा दिलाता हूँ, क्योंकि आजकल लोगों की समस्या ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। काफ़ी लोगों को यह सिर्फ एक ढोंग लगता है, पर एक बात है जिस पर बीतती है सिर्फ वही उसका दर्द समझ सकता है। जब इंसान है इस दुनिया में तो कहीं ना कहीं भूत प्रेत जिन्नात तो होना मामूली बात है। मैं यह काम लगभग 30 से 40 साल से करता हुआ आ रहा हूँ। मैंने काफ़ी लोगों की मदद की है और मैं उनकी मदद करने में सफल भी हुआ हूँ। पर मुझे क्या पता था कि मुझे एक दिन यह समस्या खुद के अपने ही घर वालों के ऊपर आ जाएगी। मैं आप सभी को एक राज बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं लोगों की भलाई करता हूँ, लोगों के सर से बुरी आत्माओं जिन जिन्नातों को भगाता हूँ, अपने कब्जे में लेता हूँ, उसी प्रकार से कुछ मेरे ही विपरीत, मेरे से उल्टे बाबा भी होते हैं। उनके पास सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्हें किसी अपने रिश्तेदार से जलन होती है, या फिर किसी अपने के घर में या फिर दूसरे के घर में तरक्की ना होने देना चाहते हैं। वह लोग उन जैसे बाबाओं के पास जाते हैं। वह बाबा लोग काफ़ी जिन्नातों, आत्माओं और कई ऐसी बुरी शक्तियों को सिद्ध करके रखते हैं ताकि वह उनकी मदद कर सकें, और लोगों से उस चीज़ को करने का बाबा काफ़ी दाम वसूलते हैं। तो अब मैं आप सभी को वह राज बताता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया बुरे और सही में क्या अंतर है, वैसे ही अगर कोई हमारे पास कोई समस्या लेकर आता है और हम उसकी समस्या को दूर कर देते हैं, उनके ऊपर से वह आत्मा को हटा देते हैं, या फिर कोई बुरी शक्ति को हम उनसे दूर कर देते हैं, फिर सही होने के बाद लोगों का पहला सवाल यही होता है कि यह हमारे ऊपर किसने कराया। उन्हें यह बात हम नहीं बताते कभी भी। और हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? अगर हम उनको यह बात बता दें कि यह किसने किया है, किसने करवाया है और किस बाबा के जरिए या किसी मौलवी के जरिए करवाया गया है, तो वह लोग सीधा उन लोगों के पास जाएंगे और उनसे झगड़ा करेंगे, और फिर उसके बाद वही बाबा लोग हमारे पास आकर हमसे भी झगड़ा करेंगे कि तुमने उन्हें क्यों बताया कि यह सब मैंने किया है, तो यह सही है। तो दोस्तों, यही है वो राज। कोई भी अपनी पोल पट्टी नहीं खुलने देता। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सही करने के लिए हम बैठे हैं और बाकी जो दुनिया चाहती है वह लोग अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए। फिर उसके बाद इस कहानी को कंटिन्यू करिएगा। चलिए कहानी को अब कंटिन्यू करते हैं। एक दिन दोपहर की बात है। मेरे पोता पोती दोनों स्कूल से घर वापस आ गए थे और जो मेरा लड़का था वह एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी का नाम श्री राम पिस्टन है। वह शाम को ही वापस आता था। और एक बात हाँ, मैंने आप सभी को बताया ही नहीं कि मेरी पत्नी की मृत्यु इस घटना के 2 साल पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि वह काफ़ी बीमार थी। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, मेरे दोनों पोता पोती घर वापस आ गए थे स्कूल से। उन दोनों ने अपने कपड़े बदले और उनकी मम्मी उन दोनों के लिए खाना लेकर आ गई थी। उन दोनों ने खाना भी खाया अच्छे से। मेरी जो पोती है वह पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार है। खाना खाते ही वह पढ़ाई करने के लिए दूसरे रूम में चली गई, क्योंकि वहाँ पर टीवी चल रहा था, जहाँ मैं और मेरा पोता टीवी देख रहे थे और मेरा पोता अभी भी खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद मेरे पोते को नींद आने लगी। टीवी अभी भी चल रहा था। मेरा ध्यान बिल्कुल टीवी पर था। टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा था। फिर मुझे तभी अचानक से धीरे धीरे मिनमियाने की आवाज़ आने लगी। वह किसी जवान लड़की की थी। मैंने उस आवाज़ पर इतना गौर नहीं किया। मैंने उस आवाज़ को तभी अनदेखा कर दिया। लोगों का भी आने का टाइम हो गया था। 3 बजे से मेरे पास काफ़ी लोग आते थे, दूर दूर से अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए, और मेरे पास से आज तक कोई भी निराश होकर वापस नहीं गया है। लगभग मैंने सभी की समस्याओं का हल निकाला है और सभी लोगों को जो मेरे पास आते हैं उनके ऊपर से बुरी शक्तियों के साए को ख़त्म किया है। मेरी जो बहू है वह टेलर है। घर में ही वह लोगों के कपड़े सिला करती है, सूट वगैरह भी। मेरी बहू भी पूरे दिन बिजी ही रहती थी। सुबह खाना बनाने के साथ साथ बच्चों को स्कूल छोड़ना और उन्हें वापस घर लाना, और साथ में ही अपने टेलर का काम भी करना। वह सुबह से लेकर रात तक बस काम ही किया करती थी। मैं अपने कमरे में, जहां मैं 3 से 6 के बीच में लोगों को देखा करता हूं। फिर उस दिन सब कुछ सही रहा। अगले दिन मेरी बहू मेरे से कहती है, पापा जी, रोहन को देखिए, पता नहीं कल रात से क्या हो गया है। रोहन मेरे पोते का नाम है। मेरी बहू मेरे से बोलती है कि कल रात जब रोहन सो रहा था तो वह साथ में बड़बड़ाए जा रहा था किसी लड़की की आवाज़ में। मेरी बहू बोली कि मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि कल आपको इस बारे में बताऊंगी। आज सिर्फ मेरी पोती ही स्कूल अकेली ही गई थी। मैंने अपने पोते को स्कूल जाने के लिए मना कर दिया था और मेरा लड़का भी ड्यूटी के लिए निकल गया था। मेरी पोती अकेली ही स्कूल चले जाया करती थी। मैंने अपनी बहू से कहा, रोहन को लेकर मेरे कमरे में आओ। मैं रोहन की शक्ल देखता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगती है। मैं फ़ौरन ऊपर वाले से सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ वह ना हो। पर खुद की तसल्ली के लिए मैंने वही किया जो मैं सभी लोगों के साथ करता हूँ। मैंने रोहन को 2 नींबू दिए और उससे बोला कि इसे अपने पूरे शरीर पर रगड़ लो, हाथ पैर, मुंह पर, पीठ पर, हर जगह रगड़ लो और इसे फिर वापस मुझे देना। मुझसे रोहन को देखा नहीं जा रहा था। सिर्फ 1 दिन में ही रोहन की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा था। उसकी आंखों पर काले घेरे बन गए थे। कल रात सोने से पहले तो वह बिल्कुल ठीक था। नींबू रगड़ने में मेरी बहू भी रोहन की मदद कर रही थी। मेरी बहू मेरे से बोली जा रही थी, पापा जी, रोहन को देखो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, यह सब कैसे हो गया। मैंने अपनी बहू से बोला, चिंता मत करो, मैं सब सही कर दूंगा। फिर तुरंत ही मेरी बहू ने दोनों नींबू मुझे पकड़ा दिए। फिर मुझे जो पता करना था वह मैंने पता लगा लिया था और अब मेरी भी हालत ख़राब हो रही थी अपने पोते के लिए। जो बात मुझे पता चल रही थी उसे सोच सोच कर ही मेरी रूह काँप रही थी। अब मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। फ़ौरन ही मेरी बहू भी मेरे पास आई और बोली, क्या हो गया पापा जी, आप रो क्यों रहे हो। मैं रोते रोते बोला, अभी रुको, एक चीज़ और बाकी है करना, उसको भी एक बार कर लेने दो। फिर मैंने एक विधि की जिसमें एक मटके में बहुत ही ज़्यादा सामान डाला जाता है। उसमें कई प्रकार के सामान होते हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। जो यह तंत्र मंत्र की विद्या करते हैं उन्हें इन सब के बारे में जानकारी रहती है
उस मटके से मैं पता लगाता हूँ कि जिसका मैं इलाज कर रहा हूँ उसके ऊपर किसी बुरी शक्तियों का साया तो नहीं है। वह मटका हमें संकेत इस प्रकार देता है कि अगर वह मटका आगे की तरफ पूरा झुक जाता है तो यानी कि रोहन के ऊपर किसी बुरी शक्तियों का साया है। अगर वह पीछे की तरफ पूरा झुक जाता है तो फिर रोहन बिल्कुल ठीक है। इस संकेत से हमें ऐसे पता चलता है कि अगर आगे की तरफ मटका पूरा झुकता है तो उस मटके को आगे वह काली शक्तियाँ ही करती है, और पीछे की तरफ अगर मटका झुकता है तो उसे खुद रोहन की आत्मा पीछे झुकाती है। इससे हमें हर एक चीज़ का पता चल जाता है। जब मैंने देखा कि मटका आगे की तरफ झुक गया, वह नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरा और मेरी बहू का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। मेरे भी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, पर मैंने खुद को मजबूत किया और अब मैंने ठान लिया था कि जैसे मैं सभी लोगों की मदद करता हूँ वैसे ही मैं अपने पोते को भी सही कर लूँगा, और यह पता ज़रूर करूँगा कि यह सब किया किसने है। जब रात हुई तो एक और विद्या के जरिए मैंने पता लगाया कि रोहन के ऊपर किस काली शक्तियों का साया है, या फिर किसने रोहन के ऊपर जिन जिन्नात छोड़े हैं। रात हुई, मैंने वह विद्या पूरी की, और तब जो मुझे पता चला कि उसे सुनकर मेरी रूह काँप उठी। मुझे रोहन के लिए बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि दोस्तों रोहन के ऊपर महिला जिन का साया था, या यूं कहें कि जिन्नी का साया था। आज तक मेरे पास कभी भी महिला जिन्नात या जिन्नी का केस नहीं आया है। जिन्नी से छुटकारा पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। वह इंसान को पूरा खोखला कर देती है, और वह जिन्नी उस इंसान का पूरा खून भी चूस लेती है। मुझे यह सोचकर ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा था रोहन के लिए, क्योंकि वह जिन्नी रोहन के साथ कुछ भी कर सकती है, वह उसकी जान भी ले सकती है। जब से मुझे रोहन की यह बात पता चली तब से मैंने लोगों को देखना कम कर दिया। अब बस मैं पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा ही लोगों को देखा करता हूँ और उनकी मदद किया करता हूँ। उसके अगले दिन जब मैं 3 से 4 बजे के बीच लोगों को देख रहा था, मेरी बहू बरामदे में कपड़े सिल रही थी। तभी उसे रोहन की रोने की आवाज़ आती है, और साथ में ही मेरी पोती भी चिल्लाते चिल्लाते बाहर आती है। देखो मम्मी, रोहन को क्या हो गया है, वह उल्टी कर रहा है, लाल लाल। मैं दूसरे रूम में बैठा हुआ था। मुझे अपनी पोती की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। जब मेरी पोती ने कहा कि रोहन लाल लाल उल्टी कर रहा है, मैं फ़ौरन अपना काम छोड़कर रोहन के पास भाग गया और देखा कि रोहन ने पूरे बेड पर खून की उल्टी कर दी, और अभी भी वह खांसे जा रहा है, और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वह बार बार बोले जा रहा है, मम्मी मुझे बचा लो, दादा मुझे बचा लो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करना सही होगा। तभी उसी वक्त मैंने अपने पोते को एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका लगभग 1 हफ्ते तक इलाज चला। वहीं उसी बेड पर लेटा रहता था और ग्लूकोज चढ़ता रहता था। फिर उसके काफ़ी टेस्ट वगैरह भी हुए, सब नॉर्मल रिपोर्ट ही आई थी। जब हमने डॉक्टर से पूछा कि यह खून की उल्टी क्यों कर रहा है, तो डॉक्टर ने बताया कि इंटरनल ब्लीडिंग के कारण यह खून की उल्टी कर रहा था। डॉक्टर बोले कि रोहन के पेट में बड़े बड़े से 2-3 नाखून हैं, जो कि हमें एक्सरे के द्वारा पता चला है। डॉक्टर बोले कि हमें इसका ऑपरेशन करके उन नाखूनों को बाहर निकालना होगा। नाखूनों की वजह से इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी डैमेज हो गए हैं, तभी यह खून की उल्टी कर रहा है। डॉक्टर की यह बात सुनकर मैं अपना आपा खो बैठा था, क्योंकि रोहन के शरीर के अंदर वह नाखून आए कैसे। अब पूरा शक हो चुका था मुझे कि रोहन के ऊपर जीनी का साया है, और अब रोहन को वह जीने नहीं देगी। एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि यह जो जीनी होती है वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसके अंदर से नाखूनों को बाहर निकाल लिया। डॉक्टर ने हम सबको वह नाखून दिखाए। डॉक्टर भी उन नाखूनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा अचंभित रह गए। हम सबकी भी रूह कांप गई थी उन नाखूनों को देखकर। वह नाखून काफ़ी बड़े बड़े थे और बहुत ही ज़्यादा काले काले। डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर इस बच्चे के शरीर के अंदर यह नाखून आए कहाँ से। पर फिर बाद में किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया इस बात पर, और डॉक्टर ने बोला कि 2-4 दिन में आप रोहन को घर ले जा सकते हैं। 1 हफ्ते तक रोहन काफ़ी सही से रहा। अब उसे कोई ऐसी चीज़ तकलीफ़ नहीं दे रही थी। रोहन घर भी आ चुका था। फिर तभी एक रात सोते वक्त मेरा लड़का बहुत ही तेज चिल्लाया।
वह टॉयलेट करने के लिए उठा था रात में। जब वह टॉयलेट का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर चिल्ला उठता है। उसकी रूह कांप जाती है। वह देखता है कि उसकी आंखों के सामने रोहन पूरा नंगा पड़ा है और उसके पूरे शरीर पर नाखूनों के नोचे जाने का निशान है और कहीं कहीं से तो खून भी बह रहा था। इस बार हम उसे हॉस्पिटल नहीं ले गए। हमने उसकी घर में ही पट्टी की और सही से उसका घर में ही ख्याल रखा। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं हर रात रोहन के लिए तंत्र विद्या किया करता था, पर कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा था रोहन को, क्योंकि दोस्तों यह जो जिन्नी है वह इतनी आसानी से किसी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है जब तक वह उसकी जान ना ले ले। जैसे ही रोहन की हालत थोड़ी सही हुई और उसके घाव भी थोड़े बहुत भरने लगे, मैं फ़ौरन उसे लेकर लखनऊ पहुंच गया, जहां से मैंने यह सब जादू टोना करना सीखा था। मैं अपने गुरु के पास अपने पोते को लेकर गया, पर उन्होंने भी मेरे से यही बोला कि अब रोहन को बचाया नहीं जा सकता, बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। उस जिनी ने रोहन के शरीर पर पूरे तरीके से कब्जा पा लिया है और साथ ही उसकी आत्मा पर भी काबू पा लिया है उस जिन्नी ने। अब हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते, बस ऊपर वाले का ही सहारा है। मुझसे रोहन का उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। उसकी हड्डियाँ दिखाई देने लगी थी। बिल्कुल पीला पड़ चुका था उसका शरीर। ऐसा लग रहा था उसके शरीर का सारा खून किसी ने चूस लिया है। मुझसे रोहन की तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा उदास था। तभी मेरे गुरुजी ने एक ताबीज़ दी और बोला कि इसे रोहन के हाथ में बांध दो, थोड़ी बहुत राहत मिलेगी इस ताबीज़ से। फिर उसी दिन ही हम वापस गाजियाबाद आ गए। एक दिन तक सब कुछ सही रहा। रोहन की हालत थोड़ी बहुत ठीक थी, पर वह कमज़ोर अभी भी था। फिर एक दिन मैंने आखिर सोच ही लिया था कि अब मैं उस जिन्नी को रोहन के शरीर पर बुला लूँगा, जो अब वही मुझे बताएगी कि वह मेरे रोहन को छोड़ने के बदले क्या लेगी और किसके कहने पर वह रोहन के ऊपर आई है या फिर खुद की मर्जी से रोहन के ऊपर आई है। उस रात सारी तैयारी हो गई थी उस महिला जिन्नात को बुलाने के लिए। रोहन को हमने सुबह से ही खाना पीना खिलवा दिया था। फिर हमने उसे पूरी दोपहरी सुला कर रखा ताकि वह रात भर जाग सके। शाम हो चुकी थी, रोहन जाग गया था। रोहन को हमने फिर से पेट भर के खाना खिला दिया ताकि उसके अंदर जिन्नात से लड़ने की शक्ति मिले। फिर मैंने रात में 10 बजे करीब अपनी विद्या शुरू की। फिर मैंने रोहन को अपने सामने बिठाया और कार्य को शुरू किया। फिर उस रात मैंने रोहन के शरीर में उस जिन्नी को बुलाया और उससे बात करी, सब कुछ पता लगाया। पहले तो मैंने उससे रोहन का शरीर छोड़ने के लिए बोला, पर वह नहीं मानी। वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली जिन्नी थी। मैंने उससे बहुत कहा कि रोहन का शरीर को छोड़ दो, पर वह नहीं मानी। वह कह रही थी कि अब मैं इसको बिना मारे छोड़ूंगी नहीं। मैं उस जिन्नी की यह बात सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं उससे भीख मांग रहा था। मैंने उससे यहाँ तक कह दिया था कि तुम मेरी जान ले लो पर रोहन को छोड़ दो, पर वह फिर भी नहीं मानी। आखिर में मैंने पूछा कि तुम रोहन के शरीर में क्यों आई हो। फिर उस जिन्नी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उस जिन्नी ने बताया कि वह रोहन के ऊपर इसलिए आई है क्योंकि बंगाल में एक मौलवी है, उन्हीं के द्वारा मुझे भेजा गया है रोहन के ऊपर, और रोहन को जब तक मैं नहीं मार देती मेरा काम पूरा नहीं होगा। मैंने उस जिन्नी से उस मौलवी का नाम पूछा जिसने तुम्हें रोहन के ऊपर भेजा है। फिर उसने जो नाम लिया उस नाम को सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई। लगभग 2 साल पहले मैंने किसी के ऊपर से जिन्नात के साए को हटाया था, पर उन्होंने मुझसे उस जिन को भेजने वाले का नाम पूछा था। मैंने बहुत कोशिश करके मना किया कि मैं नहीं बता सकता, जैसे कि मैंने आप सभी को कहानी के शुरू में भी बताया था अपने राज के बारे में, पर उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा कीमत दी कि मैंने उन्हें उस जिन्नात को भेजने वाले मौलवी का नाम बता दिया और उनके किस रिश्तेदार ने यह करवाया था मैंने उनका भी नाम बता दिया था। और फिर तभी शायद वह लोग उस मौलवी के पास गए होंगे ज़रूर लड़ाई करने के लिए। फिर शायद उन लोगों ने मेरे बारे में भी उन मौलवी को बता दिया होगा जो फैमिली मेरे पास आई थी ठीक करवाने के लिए। उनके रिलेशन में ही कोई है जो कि बंगाल में रहता है, उधर से ही काला जादू करके उनके परिवार वालों के ऊपर उस जिन्नात को छोड़ा गया था। शायद इसी की वजह से उस मौलवी ने अपना बदला मुझसे लिया, मेरे पोते के ऊपर जिन्नी छोड़कर। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब बस ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है, पर शायद
ऊपर वाले ने भी मेरी एक ना सुनी। उसके 2-3 महीने बाद ही रोहन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। उसका पूरा शरीर गल चुका था और आखिरकार एक दिन रात में उसकी ज़ोर ज़ोर से सांसें चलने लगी और वह ज़ोर ज़ोर से चीखे जा रहा था। उसकी आंखें काफ़ी लाल हो चुकी थी जब वह बार बार मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो बोले जा रहा था और अचानक से उसकी सांसें उसकी शरीर से निकल गई। आज हमारे बीच रोहन नहीं रहा। मैं आज भी उस वजह से खुद को कोसता हूँ और आज भी मैं वह सब काम किया करता हूँ सिर्फ लोगों की भलाई के लिए। पर अब तक मैंने किसी को भी दूसरे मौलवी का नाम नहीं बताया और ना ही किसी रिश्तेदार का नाम बताया कि किसने जादू टोना किया है। तो दोस्तों, यह थी मौलवी जी की कहानी, रूह को कँपा देने वाली। अगर दोस्तों आप सभी को अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो स्क्रीन पर दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर आप सभी मुझे मैसेज करिए और अपनी कहानी मुझे भेजिए। मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों प्लीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब मैं फिर से मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।